आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई का नॉवेल खानम सुना रहा हूँ। सुनिए, आज इसका 9वां हिस्सा यानी 9वीं किस्त खानम, 9वीं किस्त। दूसरा एक्सप्रेस रुकने का स्टेशन जसवंत नगर था। वहाँ उतरा तो पेशतर ही से तार मौजूद था। लिखा था कि इस नाम के आदमी को रेल के डब्बे से ये कहकर उतार लो कि तुम्हारी बीवी इटावा पर उतर गई है। मैं उतर ही चुका था। मेरे पास तार के पैसे भला कहाँ, मगर मालूम हुआ कि तार मुफ्त दिया जाएगा। लिहाजा मैंने तार दिलवा दिया कि उतर पड़ा हूँ, घबराना मत, दूसरी गाड़ी से चली आओ। मेरे यहाँ पहुँचने के थोड़ी ही देर बाद एक मालगाड़ी इटावा जा रही थी। मैंने दिल में सोचा कि फुरकत और जुदाई का सदमा कोई उठाए, बेहतर है इससे चले चलो। मालूम हुआ कि सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ेगा। जब हमने कहा रुपए नहीं है, तो ये भी तय हो गया कि अच्छा, तुमको मुफ्त पहुंचा दिया जाएगा। हमने कहा बेहतर है, और खुश थे कि गार्ड साहब ने बड़े इत्मीनान से प्रोग्राम बताया। यानी ये कि इतना तो यकीन था कि कभी ना कभी ये गाड़ी ज़रूर ही जाएगी, मगर ये पता ना था कि वहाँ पहुँचेगी कब। सवारी गाड़ी जो उसके बाद जाएगी, उससे पेशतर या बाद में। तहकीकात से मालूम हुआ कि सवारी गाड़ी बीच के किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी, और ये ज़रूर रुकेगी। पहुंचने के बारे में उम्मीद थी कि सवारी गाड़ी से कुछ पहले पहुंचेगी, लेकिन जो ऐसा ना हुआ तो फिर शायद सवारी गाड़ी के भी आध घंटा बाद पहुंचे। और फिलहाल तो यही पता नहीं था कि ये मक्कारा छूटेगी कब। जहन्नुम में जाए ऐसी गाड़ी, हमने कहा, और इरादा बदल दिया और लगे सवारी गाड़ी का इंतज़ार करने। इंतज़ार बुरी चीज़ है। फिर ऐसे मौके पर तंग आकर हमने बड़े इस्तक़लाल से एक कुर्सी पर बैठकर आंखें नीम बाज करके पैर हिलाना शुरू कर दिए, हत्ता के थक गए। फिर बड़ी देर तक आंखें खोलकर सीटी बजाते रहे। उसके बाद फिर पैर फैलाए, खाम खा घड़ी बार बार देखी। सुबह हुआ, सुइयां चल नहीं रही हैं। कान से कई बार लगाकर देखा, बार बार अपनी घड़ी में वक्त देखा, और फिर स्टेशन की घड़ी देखने गए। कुछ बस न चला तो ख्याल आया कि लाओ ना सही कुछ पानी ही पिए। पानी पीने जा रहे थे कि ख्याल आया कि पेड़ा खाकर पानी पीना ठीक रहेगा। पहुँचे पेड़े वाले के पास, कहा 2 आने के पेड़े देना। वो तौलने को हुआ तो ख्याल आया कि पैसे। फौरन उससे पेड़ों का भाव पूछकर महंगे होने की वजह से ख़रीदारी से इनकार कर दिया, और वहाँ से सीधे प्लेटफॉर्म की कगर पर चहलकदमी शुरू की। बहुत जल्द तय कर लिया कि इस तरह चहलकदमी करना चाहिए कि हर कदम नपातुला पत्थर के टुकड़े के अंदर ही पड़े। चुनांचे इस इंतज़ाम से प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे टहल कर उसके पत्थर 2 दफ़ा गिन लिए। उसके बाद सिग्नलों को जाकर दबाना शुरू किया। एक कुली ने स्टेशन मास्टराना शान से आकर रोका और बताया कि ये बात तो सख्त मना है।
किस्सा मुख्तसर, क्या बताएं कि किस तरह हमने वक्त काटा। हमारी तरफ से खालम की तरफ गाड़ी पहले जाती थी और इसी का हमें इंतज़ार था। गाड़ी आई और हम बगैर टिकट लिए बैठकर रवाना हुए, क्योंकि हमारे पास टिकट मौजूद ही थे। रवाना हुए तो आखिर क्यों ना पहुंचे और ये सोच कर के जोरू वेटिंग रूम में बैठी होगी उसमें घुसे चले गए। वहां बजाय खानम के एक मोटा सा अंग्रेज धरा था। उसने सोचा होगा कि बटलर किधर से घुस आया और वो बोला, हट, उल्टे पांव लौटे। वहां से हमें भला कहाँ फुर्सत के अंग्रेज से उलझें या उसे जवाब दें। इधर देखा उधर देखा, तरह तरह के शक व शुबहात आ रहे थे। एक बाबू साहब मिले, उनसे हमने पूछा, क्यों जनाब, फरमाइए। मैंने कहा, यहाँ पर एक मुसलमान औरत। हाँ हाँ, वो बोले, वही ना जिनके मियाँ छोड़ के उन्हें आगे चल दिए। अजीब अहमक हैं वो भी, एकदम से कुछ शुबा करके। मगर आप, वो तो गई शायद। कहाँ गई? मैंने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। और फिर वैसे भी परेशानी गायब थी। अगले स्टेशन पर, शायद जसवंत नगर। कब, कैसे हैं, कब? मैंने हवास बाख्ता होकर पूछा। मालगाड़ी पर गई। असबाब तो उनका जाते हुए देखा था। जरूर गई होंगी, गई। मगर आप? उन्होंने मुझे सर से पैर तक देखा। मैंने कहा, वो मेरी बीवी हैं। ये कहकर मैंने दूसरी तरफ कसदा नजर कर ली। आपकी? ये कहकर शक करके वो चलते चलते रुक गया। आपकी? उसने फिर कहा, जी हाँ। मैंने हाव करके कहा, तहकीक करके बताइए। ओहो, माफ़ कीजिएगा, उसने कहा, आइए। ये कहकर वो आगे चला। हम दोनों बुकिंग ऑफिस में पहुंचे और वहां तहकीक पर मालूम हुआ कि वो गई मालगाड़ी से। और मालगाड़ी भी कौन सी? जो रास्ते में छोटे स्टेशन पर हमारी गाड़ी को मिली थी। अब जरा गौर कीजिए, एक तो मैं वैसे ही माशाअल्लाह खूबसूरत, फिर जोरू गड़बड़ में पड़ जाने की वजह से और भी बदहवासी। लाखों यकीन दिलाता हूँ उन नामाकुल बाबुओं को कि जनाब गलती उस बेवकूफ़ बीवी की है, ना कि मेरी। मगर वो मुझे कहते हैं कि जनाब वो तो बड़ी होशियार मालूम होती हैं, गलती खुद आप ही की है। आप क्यों चले आए जब आपका रास्ता उधर ही था? अब बताइए कि मैं उन अहमकों से क्या कह देता कि हमें उसकी कशिश खींच लाई। इतनी अकल ही नहीं ये समझते। लगे बहसें करने। मैंने बहुत कुछ कहा कि इस वजह से चला आया कि गाड़ी अव्वल इधर आती है। मगर ये मूजी रेलवे वाले जी एक बकवास करने वाले और नालायक होते हैं। खैर, मैंने दिल में कहा, इनके दिमाग रेलों की सीटियों और इंजनों की जक भग ने उड़ा दिए और खानम एक चलता पुरजा, उसने भी कुछ लगाई होगी। लिहाजा ये सब काबिल रहम है। चुनांचे उन लोगों को तो मैंने उनके हाल पर छोड़ा और कहा उनसे, खैर, और फिर कहा उनसे कि
खैर खता और गलती मेरी ही सही। अब आप ही इतनी अक्लमंदी करें कि एक तार दे दें उसको अगले स्टेशन पर कि मैं यहाँ हूँ, मगर ख़बरदार अब तुम वहीं रहना। उसके बाद अब मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। गाड़ी आने में बहुत वक्त था, भूख अलग लग रही थी। सोचा कि ज़रा शहर में चलकर इस्लामिया स्कूल के पुराने साथियों में से किसी को ढूंढे। चुनांचे पहुँचे एक साहब के यहाँ, जिन्हें हमने 8वीं जमात में अरसा हुआ छोड़ा था और यकीन था कि अब आ गए होंगे 9वीं जमात में। खुशकिस्मती के ये मिल गए और खूब मिले। जो बातें होती हैं वही हुई। उनका यहाँ जिक्र फिजूल है। अब यहाँ एक गलती हमसे हो गई, वो ये कि ठीक टाइम गाड़ी का मालूम करना भूल गए। गाड़ी का इस किस्म का नाम याद रह गया, जैसे 10:30 बजे वाली, 4:45 बजे वाली। ये गलती हमने उस वक्त महसूस की जब वक्त करीब आया और हमने अपने करम फरमा से चलने को कहा। उन्होंने हस्बे वादा यकीन दिलाते हुए रोकने की कोशिश की कि गाड़ी में भी देर है। लिहाजा कुछ देर रुकने के बाद अंदाज़न चल दिए। जब स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। या मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? दोस्त से दाम लेकर तार दिया। गाड़ी हादसतन छूट गई और हम दूसरी गाड़ी से शर्तिया आते हैं। तार देने को दे दिया हमने, मगर अब ये सोच रहे थे कि क्या होगा। शामत आ जाएगी, वो लड़ाई होगी कि बयान से बाहर। मगर अब मजबूरी थी। उन दोस्त को ये सज़ा दी कि कहा उनसे कि बैठो अब हमारे साथ और रुखसत करके जाओ। गाड़ी आई और हम रुखसत हुए। जसवंत नगर का स्टेशन आया। हम समझे कि स्टेशन पर असबाब लिए तैयार खड़ी मिलेगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं। जल्दी से उतरे और एक कुलीनुमा आदमी से जो पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, सो रही होंगी वेटिंग रूम में। मुझे क्या मालूम कि उस कमबख्त ने माजी तमन्नाई के नए सगे में जवाब दिया है। चुनांचे ये सुनते ही मैं वेटिंग रूम की तरफ दौड़ा और ज़ोर से साथी कुली को भी आवाज़ दी। क्या देखता हूँ कि दरवाज़ा बंद, वो भी अंदर से। गज़ब हो गया। मैंने दिल में कहा, सो रही है घोड़े बेचकर और यहाँ गाड़ी निकली जाती है। झांक कर देखा तो अंधेरा। जानता ही था कि बगैर बत्ती कम किए नींद थी उसे नहीं आती। सो अब मैंने बदहवास होकर किवाड़ धड़धड़ाना शुरू किया, मगर वहाँ जवाब नदारत। इतने में रेल ने सीटी दी। मैं और भी घबरा गया। समझ में न आया कि क्या करूं। नाउम्मीद होकर अपने डब्बे की तरफ लपकने को हुआ कि टोपी तो ले लूं। एक कुली ने रोका और रेल ने एक और सीटी दी। कुली से मैंने कहा, ठहरो, और लपका अपने डब्बे की तरफ टोपी लेने। घबराहट में ना मालूम किस डब्बे में घुसा, वहाँ से निकला और आप इधर दौड़ता हूँ और उधर, मगर जल्दी में अपना डब्बा नहीं मिलता। रेल ने एक और सीटी दी और अब मुझे ख्याल आया कि वो है अपना डब्बा। रेल चली और मैं लपका। मालूम हुआ कि गलती हुई और डब्बा पीछे। मगर अब गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। खड़े का खड़ा रह गया। एक डब्बा सामने से गुजरा
और मैंने देखा कि वो सामने मेरी टोपी रखी है। एक आलम बेख्तियारी में जैसे टोपी उठाने की कोशिश की, मगर घड़ गाड़ी गई। खैर, मैंने दिल में कहा टोपी गई तो क्या हुआ, भले को खानम ने नई टोपी नहीं दी थी। अब इत्मीनान से आध घंटा वेटिंग रूम में लड़ेंगे और फिर सोएंगे। सुबह की गाड़ी से जाना होगा। चुनांचे में वेटिंग रूम के पास आया, दरवाज़ों को जोर से पीटा। वही कुली आया और कहने लगा अंदर से बंद है। और वेटिंग रूम का चपरासी पीछे के दरवाजे पर ताला डालता है। आपको खुलवाना हो तो स्टेशन मास्टर से कहिए। हैं? मैंने ताज्जुब से कहा, तो इसके अंदर कोई नहीं है? कोई औरत? एक बेगम साहिबा आई थी, मगर वो तो गई। अरे, मैंने उछल कर कहा, किधर? इधर, कहकर कुली ने एक अंदाज़ बेनियाजी से रेल की पटरी की तरफ उंगली उठा दी। मैंने इंतहाई दर्जा परेशान होकर एक गहरा सांस लिया। जी में आया कि इन रेलवे वालों से खामखा लड़ पड़ूं। अब मुझे पता चला कि पुराने ज़माने की बैलगाड़ियों के सफ़र में क्या क्या फ़ायदे थे। लाख तकलीफ़ें थीं, मगर बखुदा इस दर्जा पस्त कर देने वाली तकलीफ़ नहीं होगी। ज़रा गौर तो कीजिए कि खाम मेरा सफ़र खोटा हुआ। खानम की हरकत कतई नाकाबिल माफ़ी है। उसको हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था। आखिर क्यों चल दी? कैसे चल दी? उसे हक क्या था चल देने का? खैर, देखा जाएगा। इसी तरह मैं देर तक बल खाता रहा, मगर बहुत जल्दी कायल होना पड़ा कि रात का वक्त है और मौसम सर्दी का है, और दुनिया में कोई चीज़ अलावा हैरानी और परेशानी के और भी है, और उसका नाम शदीद नींद है। मगर बहुत जल्द जाड़े ने कहा कि क़िबले आलम, ना तो रात है कोई चीज़ और ना नींद है। अगर है तो बस खाकसार, और यही मुझे तस्लीम करना पड़ा। लेकिन चूँकि फ़िलहाल मुझे जाड़े पर कोई मजमून नहीं लिखना है, लिहाजा मौसमी सख्तियों को खारिज बहस समझिए। सिर्फ ये सोचिए कि आग तापने वाले कुलियों के हल्के में बैठकर अगर बदन को गर्मी पहुंचाना मुमकिन ना हो, अरे माफ़ करना, ये सोचिए कि आग तापने वाले कुलियों के हल्के में बैठकर अगर बदन को गर्मी पहुंचाना नामुमकिन था, तो ये भी नामुमकिन था कि बग़ैर ओढ़े बिछाए सो रहूं, या एक और आदमी की एक मैली सी रज़ाई छीन लूं जो मुझे दिखाकर ओढ़ रहा था और ललचा रहा था। बस यूं समझिए कि मालूम होता था कि अब सुबह नहीं होगी, यूं ही सुकड़ कर मर जाएंगे। पैसा पास नहीं, हाँ टिकट एक छोड़ 2 अदद थे। जूं तू करके सुबह हुई, गाड़ी भी आई, बैठ भी गए और मंजिल मकसूद पर ये हुलिया लिए पहुंच भी गए कि रात के जागे हुए और सुकड़ाए मैला सूट पहने और नंगे सर, मगर वहाँ पहुँचे और मालूम जो किया तो जनाब जोरू नदारत। रात के जागे और सुकड़ाए मैला सूट पहने और नंगे सर, मगर वहाँ पहुँचे
और मालूम जो किया तो जनाब जोरू नदारत, या अल्लाह अब मैं क्या करूं, ये किधर गई आखिर, खो गई। एक जगह और तलाश कराया मगर वहां भी पता नहीं। आखिर तार दिया ससुराल और वहां से जवाब आया कि बखैरियत पहुंच गई हैं, जैसे वहीं जा रही थी। अब सिवाय इसके और क्या चाह रहा था कि यहां से रुपया कर्ज लेकर ससुराल पहुंचे। चुनांचे पहुंचे। तो ये था खानम का नवा हिस्सा, नॉवेल खानम की नवी किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको इसका अगला हिस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।